वेलकम बैक ऑन सोल स्टडी चैनल। आज मैं आपके साथ ग्लोबलाइजेशन के मेन टॉपिक्स डिस्कस करने जा रही हूँ। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा पारराष्ट्रीय निगम और सेकंड होगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे पारराष्ट्रीय निगम। पारराष्ट्रीय निगम इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन। ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो एक से अधिक देशों में एक ही टाइम पर प्रोडक्शन करती हैं। इनका जो मेन मुख्यालय जो होता है वो किसी एक देश विशेष में होता है और बाकी अन्य देशों में इनकी शाखाएं होती है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कोई कंपनी है जिसका मेन मुख्यालय अमेरिका में है और बाकी अलग अलग जो कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, इन सब में उसकी क्या है, अनेक शाखाएं होती है। तो ये जो कंपनियां होती हैं वो रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं एक से अधिक देशों में। इसके अलावा जो इनका ये एक से अधिक देशों में क्या करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, गुड्स का निर्माण करती हैं, सर्विसेज देती हैं। तो पारराष्ट्रीय निगम जो है आज ग्लोबलाइजेशन के कारण बहुत ज़्यादा वृद्धि कर रहा है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ने बहुत हेल्प करी है पारराष्ट्रीय निगम को आगे बढ़ने में, क्योंकि अब क्या है, सभी देशों के पास परिवहन के साधन आ गए हैं। आज हमारे पास कार से लेकर एरोप्लेन है, रेलगाड़ी है, सब कुछ है। तो इससे क्या है कि ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन को आसानी होती है, वो किसी भी दूसरे देश में जाकर अपना व्यापार शुरू कर देते हैं। तो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन जो है आज उनका जो 90% जो टेक्निक्स हैं उन पर उन्होंने पेटेंट ले रखा है। कहने का मतलब है कि पारराष्ट्रीय निगम तेजी से फैलती जा रही है और इनकी पहुंच जो है हर एक देश में हो गई है। तो इसमें जो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन जो है 5 देशों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है: फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, अमेरिका और जापान। ठीक है, इसके बाद हमें बताया इस चैप्टर में हमें इसमें ये भी बताया गया था कि जो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन है वो पहले किसी एक बाजार का पूरा पूरा उपयोग करती है, फिर किसी दूसरे बाजार का विकास करती है। जब ग्लोबलाइजेशन आया तब ग्लोबलाइजेशन के आने से पहले हमें पता है कि क्या हुआ था कि जो भी व्यापार पे बाधाएं थी वो सब खत्म हो गई। अब जो देश है वो फ्री ट्रेड करते हैं, मुक्त व्यापार करते हैं। तो जब मुक्त व्यापार की स्थिति हो गई तो कोई भी कंपनी क्या है, किसी भी दूसरे देश में जाके वो व्यापार कर सकती है। तो टीएनसी जो होती हैं वो ऐसा ही करती हैं, वो दूसरे देशों में जाके अपना व्यापार शुरू कर देती है। टीएनसी के ऊपर बस इतना ही था। अब हम आगे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे हम एफडीआई के ऊपर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता क्या है? जब एक देश की कंपनी दूसरे देश में निवेश करती है तो हम इसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो देश निवेश कर रहा है उसे दूसरे देश में जो जहाँ पर वो निवेश कर रहा है उस देश में क्या होता है, उस देश की कंपनी में से एक हिस्सा मिल जाता है। जो जिसमें वो पैसा लगा रहा है वहाँ पे उसे क्या होगा, एक पार्टनरशिप मिल जाती है। और एक निवेश तभी एफडीआई कहलाता है जब हम उस कंपनी के 10% शेयर्स को खरीद लेते हैं और इसके अलावा उस कंपनी में हमें अपना क्या है, एक मताधिकार, मतलब वोट भी मिलना चाहिए। तो ये हमारा होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, विदेशी जो कंपनियां होती हैं वो हमारे देशों में आती है और यहाँ की जो कंपनियां होती है उस पर या फिर किसी मशीन पर आकर स्वामित्व स्थापित करती है, यहाँ पर आकर वो निवेश करती है। इस निवेश से क्या होता है, हमारे देश का जो फायदा होता है। तो पहले हम इसकी बात करेंगे अब कि एफडीआई की लाभ क्या है। एफडीआई से क्या होता है कि जिस देश में एफडीआई हो रहा है, जैसे हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं एक, कि इंडिया में जो है अमेरिका की कंपनी आई, उसने यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो देश है, इंडिया जो देश है, उसका आर्थिक विकास जो है वो तेजी से होगा, क्योंकि अब हमारे पास पैसा पहले हमारे पास नहीं था, लेकिन अब दूसरी कंपनी आई, उन्होंने हमारे देश की कंपनी में पैसा लगाया। तो इससे क्या होगा, हमारा आर्थिक विकास होगा, क्योंकि अब यहाँ पर रोजगार के नए नए क्या होंगे, अवसर आएंगे और हमारे देश के जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें यहाँ पर काम मिल जाएगा। तो देश का आर्थिक विकास होता है। पहला पॉइंट हमारा ये हुआ। सेकंड पॉइंट बात करते हैं कि बाजार को मजबूती मिलेगी। बाजार को मजबूती मिलेगी कि अब हमारे बाजार में अनेक प्रकार की हमें वस्तुएं प्राप्त होंगी, क्योंकि जो ये कंपनी आई जिसने यहाँ पर निवेश किया, अब वो क्या करेगी, प्रोडक्शन बढ़ाएगी, प्रोडक्शन करेगी, हमें नई नई गुड्स मिलेंगे, सर्विसेज मिलेगी। और जो इनका प्रोडक्शन होता है काफ़ी क्वालिटी वाइज इनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। तो इससे हमारा बाजार जो है और भी ज़्यादा
फैल जाएगा, बाजार को मजबूती मिलेगी। ये हुआ सेकंड। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग। विकासशील देश जो होते हैं उनके पास बहुत सारे संसाधन होते हैं, ठीक है। संसाधन की बात करते हैं हम, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब क्या है, सब ये विकासशील देशों के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके कारण हम इसका यूज़ नहीं कर पाते। लेकिन जब टीएनसी कंपनियाँ आती हैं तब वो इन संसाधनों का पूरा प्रयोग करती है, और प्रयोग करके क्या होता है कि हमारे देश को लाभ पहुँचाती है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट बात करेंगे कि अब जब टीएनसी कंपनियाँ आती है तो उससे मानवीय पूंजी का निर्माण होता है। मानवीय पूंजी का निर्माण मतलब एक मनुष्य जो होता है, जब बाहर से कंपनियाँ आएंगी तो वहाँ पर उस व्यक्ति को अगर हम रोज़गार के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है, हमें नई नई टेक्नोलॉजी को सीखने को मिलता है, तो जिससे क्या होता है हमें नए नए चेंजेस आएंगे, हमें प्रशिक्षण मिलेगा, इससे मानवीय पूंजी का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा आय में बढ़ोतरी। सिंपल सी बात है, जब टीएनसी कंपनियां आएंगी तो रोजगार बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे आय भी बढ़ेगी, क्योंकि जो इन कंपनियों में कार्य होता है वो टेक्नोलॉजी के साथ किया जाता है, तो इनके जो द्वारा प्रोवाइड की गई इनकम होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा जब टीएनसी कंपनियां आती है तो उन्हें कुछ देश में, जिस देश में उन्होंने निवेश किया है वहाँ पर उन्हें कुछ टैक्स भी देना पड़ता है, और टैक्स देने से क्या होगा कि हमारी घरेलू जीडीपी जो होगी उसमें बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब एफडीआई प्राप्त करता देश जो होते हैं, जैसे हम इंडिया को एफडीआई मिला, तो इन देशों में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट चल रहा था उसे हम अब निम्न कर देते हैं और स्थिर कर देते हैं। इंटरेस्ट रेट को बार बार बढ़ाया घटाया नहीं जाता, अगर हम बार बार बढ़ा देंगे घटा देंगे तो इन्वेस्टमेंट, क्या जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दूसरी कंपनी कर रही है हमारे देश में, वो बंद कर देगी। इसलिए वो क्या करते हैं, देश जो होते हैं जो भी ब्याज दर होती है उसको निम्न रखते हैं या फिर स्थिर रख देते हैं, और इससे क्या होता है हमारे देश के जो छोटे व्यापारी होते हैं उनको भी फायदा हो जाता है इस स्थिति में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, कि जब टीएनसी कंपनियां आती है तो हमारे देश की जो खुद की जो घरेलू कंपनियां होती है वो उनके साथ मुकाबला करने के लिए अब अपने जो प्रोडक्शन होता है उसका कॉस्ट को वो भी कम करने को सोचते हैं। इसलिए क्या होता है, अच्छा कोई भी जो होता है कि अच्छी क्वालिटी का अब वो गुड्स तैयार करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने लग जाते हैं, जिससे हमें क्या होता है, रिजल्ट हमें अच्छा ही मिलता है, हमें एक अच्छी क्वालिटी की वस्तु मिल जाती है। इसके अलावा अब जब टीएनसी कंपनियां हमारे देशों में आई तो हमारे देश के सीमा पार जिस देश से वो आती है, सीमा पार हमारे जो संबंध होते हैं उस देश से वो भी अच्छे बनते चले जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हमारे देश को फायदे मिलते हैं। जिस भी देश में एफडीआई किया जाता है उस देश में बहुत सारे रिसर्च शुरू हो जाते हैं, नए नए रिसर्च चलते हैं, जिसे हम हिंदी में शोध कहते हैं, शोध कार्य शुरू हो जाते हैं, हमें बेहतर तकनीकें मिलती हैं, हमें कुशल यहाँ पे वस्तुएं प्राप्त होती है नए नए। और जो देश हमारे यहाँ पर एफडीआई लाते हैं उन देशों को भी इससे बहुत फायदा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई नुकसान हो रहा है, उन्हें फायदा क्या होता है कि उन्हें एक नया बाजार मिल जाता है, जिससे भारत जो है एक काफ़ी अच्छा बाजार है। इस कारण बहुत सारी टीएनसी जो होती है यहाँ पर आती है और यहाँ पे अपने कार्य का संचालन करती है। तो ये तो हमारा एफडीआई के लाभ हो गए। अब बात करें अगर हम एफडीआई के निर्धारक की, मतलब क्या हुआ कि एफडीआई जो होता है वो देश जो एफडीआई कर रहा है वो एफडीआई कहाँ पे करेगा, वो कौन सी चीज़ों को देख के किसी भी देश में एफडीआई करता है। कोई भी देश जो एफडीआई कर रहा है वो हमेशा अपना लाभ ही चाहता है, क्योंकि वो व्यापार कर रहा है किसके उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से। तो जब भी वो एफडीआई करता है तो वो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखता है, इसे हम कहते हैं निर्धारक। तो पहली चीज़ आती है अर्थव्यवस्था का आकार, कि जिस भी देश में अर्थव्यवस्था का आकार अच्छा खासा होगा, अगर उस देश की अर्थव्यवस्था जो है तेजी से विकसित कर रही होगी, उसकी जीडीपी जो होगा काफ़ी ऊंचा होगा, तब उस देश में क्या होता है कि एफडीआई किया जाता है, टीएनसी आती है एफडीआई करती है, ठीक है, एफडीआई किया जाता है। और फिर सेकंड पॉइंट हमारा बाजार का आकार, कि अगर देश में जैसे इंडिया जो है हमें पता है बहुत ही बड़ा एक अच्छा खासा बाजार है, चाइना जो होता है यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करता रहता है, तो क्या है क्योंकि हमारे पास बाजार बहुत बड़ा है, क्योंकि बाजार बड़ा है हमारे पास तो यहाँ पर एफडीआई किया जाता है। थर्ड पॉइंट आता है जनसंख्या का आकार। जनसंख्या में अगर आकार अच्छा होगा, जनसंख्या का अच्छा खासा आकार होगा, तब भी एफडीआई किया जाएगा, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है मतलब उपभोक्ताओं की संख्या ज़्यादा है, और यहाँ पे उपभोक्ता है
तो उनका जो माल है एफडीआई जो है इसलिए करेंगे क्योंकि उनका माल यहाँ पे बिकेगा। ठीक है, एफडीआई किया जाता है। इसके बाद ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा कि देश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय। अगर उस देश की नागरिक जो सिटीजन है अगर उनकी इनकम अच्छी खासी है तभी तो वो जो है कि प्रोडक्शन जो होगा उसको खरीद पाएंगे। कोई भी देश एफडीआई कर रहा है तो वो पहले देखता है कि एफडीआई करने का क्या फ़ायदा होगा मुझे उस कंपनी में, अगर मैं एफडीआई करूँगा क्या उसके प्रोडक्शन जो है उसके गुड्स है वो बिकेंगे या नहीं। ठीक है, बिकेंगे कब, जब उस देश के लोगों की इनकम अच्छी खासी होगी। वो अगला वो क्या देखता है कि मानव संसाधन, कि उस देश में जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ क्या लोग इतने कैपेबल हैं कि वो प्रोडक्शन सही से कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है हमारा संसाधन। अगर देश में संसाधन होंगे तभी वो एफडीआई करता है, वरना नहीं। सस्ता श्रम बल, लेबर अगर उन्हें आसानी से सही रेट पे मिल जाएगा तब भी वो एफडीआई करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी नीतियाँ हो सकती हैं जैसे कि उदार निवेश, लचीलापन, आर्थिक समृद्धि। अगर देश की बैंकिंग, बीमा, ये सारी जो स्थिति है वो सही होती है तभी एक देश जो होता है वो दूसरे देश में निवेश करता है। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते रहें ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाती रहूं। थैंक यू।